बैठो बैठो। बता क्या हुआ? आप सही थी सेजल बहन, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकल दिया। दुष्ट वृत्ति के लोग, इतनी रात को एक अकेली औरत कहाँ जाएगी, इतना भी नहीं सोचा? मैं तो सुसाइड करने का मन। पागल है तू, ऐसा कैसे कर सकती है? फिर तेरी बेटी का क्या, उसके भविष्य का क्या? जिस घर की मैं रानी थी, उसी घर के लोग मुझसे नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करने लगे। मेरे पति गुजर गए, मेरी क्या गलती थी? तेरी कोई गलती नहीं है, और तेरे साथ जितना बुरा होना था वो सब हो गया। अब आगे से तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और तेरे ससुराल वाले तुझे राजी खुशी से अपने घर में रखेंगे। वो लोग नहीं मानेंगे। वो लोग मानेंगे, और अगर नहीं माने तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता भी है। कोर्ट? हाँ, तू चिंता मत कर, ये नौबत नहीं आएगी। मैं बिस्तर लगाती हूँ, तो यही सो जाना रात को। हाँ, और कल का सूरज तेरे लिए आशा की किरण लेकर आएगा। अपनी ससुराल से निकाली गई नुपुर सेजल शाह के पास क्यों आई थी? नुपुर उन 80% महिलाओं में से थी जिन्हें विधवा होने पर ससुराल से बेदखल कर दिया जाता है, और जिस सेजल शाह के पास वो आई थी वो भी उन्हीं विधवाओं में से एक थी। सेजल को अपनी जिंदगी में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था वो कल्पना से भी परे है। मम्मा मुझे भी सिनेमा देखने जाना है। ओहो बेटा, बच्चे सिनेमा नहीं जाते, बच्चे पार्क में जाते हैं। तो हम संडे को पार्क में जाएंगे, और तुम्हें पता है पापा भी साथ में चलेंगे। दादी हमेशा मुझे पार्क ले जाती है, मुझे सिनेमा ही देखने जाना है। पराग जिद मत करो, मुझे ढेर सारा काम है, तुम बाहर जाओ और बुआ के साथ खेलो। आप मुझे कहीं नहीं लेके जाती, आप अच्छी मम्मा नहीं है। पराग हर बात में इतनी जिद करता है, पता नहीं कहाँ से इतना जिद्दी हो गया है। पराग छोड़ दे इसे। मुझे देना है। देखो माँ, अरे बच्चा है, क्यों तंग कर रही है? दे दे उसे। क्या माँ, बच्चा है तो बच्चों वाली चीज। पराग बेटा, बुआ को तंग नहीं करते। अंजलि बेन, आपके फेवरेट। हेलो, जय स्वामीनारायण माँ। अब जय स्वामीनारायण बेटा। माँ सेजल को फोन दो ना। सेजल नहा रही है बेटा। क्या लगता है आज लेट करवाएगी? केम शू थયું बेटा? माँ उसको बोलो कि तैयार रहे, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। अंजलि, भाभी को बता दे। क्या बता दूं? चिराग अर्धो कलाक में आवशे। भाभी जी अंजलि बेन। चिराग भाई आधे घंटे में आएंगे। ठीक है अंजलि बेन। क्या चिराग शाह का घर यही है? जी क्या बात है? घर में कोई मेल मेंबर नहीं है क्या? नहीं, क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि चिराग शाह की ट्रेन हादसे में डेथ हो गई है। क्या? ये उनका सामान। कल आपको 11 बजे अस्पताल में शनाख्त के लिए आना पड़ेगा। थैंक यू। भगवान, चिराग। सेजल नो रूम बंद कर दे। सुन के बहुत सदमा लगा। स्वामीनारायण के मर्जी के आगे किसकी चलती है? सेजल और पराग कहीं नजर नहीं आ रहे। यहाँ का माहौल पराग के लिए ठीक नहीं है ना, तो दोनों को सांता क्रूज भेज दिया जयंत भाई के घर पे।
हमें सांता क्रूज का एड्रेस मिल सकता है। जयंत भाई सूरत की लास्ट ट्रेन नक्की 7 वागे अच्छे ने। हाँ 7 वागे नीचे। आप लोग सांता क्रूज जाओगे तो लेट हो जाओगे, और फिर लास्ट ट्रेन छूट गई तो फिर आप लोग रहेंगे कहाँ? आप कुछ भी कहिए, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। स्वामी नारायण मेरे पराग और मेरी बेटी को ठीक रखे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ कम से कम जाप तो शांति से कर लिया करो। जब तक ये इस घर में मुझे शांति नहीं मिलने वाली। अच्छा होता शोक सभा वाले दिन इसे मीराबेन के साथ सूरत भेज दिया होता। अंजलि, तू एक काम क्यों नहीं करती? उसे समझा कि थोड़े दिन अपने मैके हो आए। तब तो आपका लड़का पराग भी उसके साथ चला गया था ना। चुप बोल। पराग इस घर का वारिस है, वो यही रहेगा। जाएगी तो ये जाएगी। जयंती बहन नहीं चाहती थी कि वो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिससे उनकी चाल उल्टी पड़ जाए, लेकिन सच तो यही था कि अब सेजल का इस घर में रहना उन्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं था। और वो चालाक थी, चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रही थी। जब भी परिवार के किसी सदस्य की मौत होती है, पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन जब एक जवान लड़की का सुहाग उजड़ता है तो एक नहीं 2 लाशें गिरती। आज सेजल के साथ जो हो रहा था हमारे समाज में बहुत ही आम बात है। एक पत्नी, एक औरत घर की देखभाल करती है, बच्चों की देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, सास ससुर की सेवा करती है, लेकिन पति के जाते ही सब कुछ खत्म, रिश्ता बदल गया। क्यों? हैरानी की बात यह कि इस क्यों का जवाब शायद खुद जयंती बहन भी नहीं जानती थी, और सेजल की मां मीरा बहन को एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा। इस बीच जयंती बहन के दिमाग में जो साजिश चल रही थी, आखिरकार उसे मौका मिला। उन्होंने सेजल के पिता की बीमारी की खबर को अपना पहला मोहरा बनाया। जय स्वामी नारायण। हाँ जय स्वामी नारायण। जयंती बहन, मैं बोल रही हूँ। वो सेजल के पापा को दिल का दौरा पड़ा है, वो आईसीयू में। अरे अरे, तुम्हें चिंता नहीं करो मीराबेन, स्वामी नारायण सब ठीक करेंगे। वैसे आपकी मदद के लिए कोई है क्या वहाँ पे? नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ, तो मैं आज ही सेजल को भेज देती हूँ ना, वो आके सब संभाल लेगी। आप चिंता मत करो मीराबेन, आखिर आपकी बेटी है। आज ज मोकलावी दઉં છું, चिंता नहीं करो તમે। वो सेजल है क्या घर पे? अगर उससे बात हो जाती तो। हेलो हेलो, अरे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ जयंती वो आज बहन, मोकलाવું છું मीरा, सुनाई दे रही है। मीराबेन आज જ મોકલાવું છું। जय स्वामीनारायण। आशु सेजल बेटा, पराग को भी साथ ले जा रही है? जी माँ जी। नहीं नहीं बेटा, सूरत जईने तेरे बीमार पिता की देखभाल करेगी या फिर पराग को देखेगी? और फिर पराग का तो स्कूल भी चालू है ना बेटा, हमारी वहाँ ज्यादा जरूरत है। तू जाके अपने पिताजी की देखभाल कर, मैं और अंजलि है ना यहाँ, वो संभाल लेंगे पराग को। पर माँ जी, आप तो जानते हैं वो कितना शरारती है, वो आप सबको बहुत परेशान करेगा। अरे बेटा, बच्चा ही है, थोड़ा बहुत तंग करेगा तो क्या हुआ। और अभी मैंने उसे बाहर भेज दिया है, अब वो तुझे जाता हुआ देखेगा नहीं तो मैं उसे कोई भी बहाना करके मना दूंगी। ठीक है, अब तू जा। हाँ, और हाँ ठीक है ठीक है। और गिरीश भाई की तबीयत का हाल मुझे फोन पे बता देना। हाँ जी माँ जी। जा। माँ, पापा की तबीयत कैसी है? इतनी कुछ खास नहीं है, डॉक्टर ने कहा है उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ दिन और लगेंगे बेटा। आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा पराग कैसा है? ठीक है। वो क्यों नहीं आया? वो माँ जी ने कहा कि वो उनका ख्याल रखेंगे, और वैसे भी स्कूल भी चालू है तो मैंने कहा ठीक है।
कैसा है वो? ठीक है, मगर बहुत जिद्दी हो गया माँ। अपनी बात मनवा के ही रहता है। अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। भगवान करे बस ऐसा ही हो। तो ठीक है ना बेटा? दादी बोलो ना, मम्मी किधर है, बोलो ना। अरे बेटा एक मिनट, दादी यहाँ अरे चल बोलो ना किधर है। बेटा, अरे एक मिनट, फोन लेवा दे बेटा। जय स्वामीनारायण माँ जी। कौन है? हाँ जय स्वामीनारायण, अब पहुँच गई? हाँ मैं पहुँच गई माँ जी। पापा का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और लगता है कि ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। हाँ हाँ, तू वहीं रह और उनकी सेवा कर। यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है माँ जी। अरे बोलो ना कौन है। एक मिनट, ये तेरे बेटे से बात कर, मम्मी को पूछ ले। मम्मी आप किधर हो, बोलो ना। बेटा नाना जी का है ना बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मम्मा को सूरत आना पड़ा। तुम मुझे अपने साथ कहीं नहीं लेके जाती हो। आई एम सॉरी बेटा। अब बहुत गंदी हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। कट्टी। अरे क्या गयो? ओ यहाँ बैठो छे। શું થઈ ગયું મારા રાજા બેટાને? मैं मम्मी से कभी बात नहीं करूँगा, वो बहुत बुरी है। हाँ, बच्चे की मम्मी बहुत बुरी है। मेरे बेटे को हमेशा टोकती रहती है, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो, खेलने मत जाओ, है ना बेटा? हमारी हर बात मानता कौन है बेटा? दादी। ये बात हुई ना, मम्मी तो दादी जैसी होनी चाहिए। दादी देखो पराग की हर बात मानती है, चॉकलेट खिलाती है, बाहर लेके जाती है ना? मम्मा कुछ नहीं खिलाती, फिर क्यों हमेशा मम्मी मम्मी करता रहता है? आज से ना बेटा मैं तुम्हारी दादी भी और तुम्हारी मम्मा भी, और तुम मुझे दादी मम्मा कह के बुलाओगे। क्या कह के बुलाओगे? दादी मम्मा। राग और उसकी दादी साथ में खूब मजा करेंगे। हाँ बेटा, है ना? जय स्वामीनारायण राजीव भाई। कौन? मैं जयंती बहन बोरीवली से। ओ जयंती बहन, जय स्वामीनारायण। कैसे याद किया? अरे जैसा आपने कहा था ना, मैंने सेजल को उसके मायके भिजवा दिया है और पराग को यहीं रख लिया है। हाँ हाँ बस अब आप उसे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कीजिए, कोई फोन कॉल मत लीजिए, गलती से भी उसे यहाँ आने मत दीजिए और पराग से तो बिल्कुल मिलने मत दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बच्चे के मन में उसकी माँ के खिलाफ इतना जहर भर दीजिए कि वो खुद ही अपनी माँ से नफरत करने लगे। अरे वो तो मैंने अभी से शुरू ही कर दिया है। बिल्कुल मैं जैसे बोलती हूँ ना वैसे ही तोते की तरह बोलता है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन मेरा क्या कहना है कि अभी ये प्रॉपर्टी और पोता दोनों पे मेरा ही हक रहेगा ना, मतलब सेजल कुछ कर नहीं पाएगी ना। अच्छा वो ये नंबर दिखने वाला फोन लगा दिया, अब तो सेजल अपने बेटे से कभी बात नहीं कर पाएगी। करती ना फोन। ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे वाह, मेरा राजा बेटा क्या ड्राइंग बना रहा है? ये मम्मा, ये मैं और ये पापा। मम्मा, पापा ऑफिस से वापस कब आएंगे, बोलो ना। बहुत ही जल्द आएंगे बेटा। आप हमेशा यही बोलते हो, मुझे पता है पापा ऑफिस से वापस कभी नहीं आएंगे। सेजल, तुम्हारी इस साड़ी को ना थोड़ा स्टार्च करना चाहिए बेटा। देखो क्या हुआ बेटा? पराग की बहुत याद आ रही है, वो अपने पापा को बहुत मिस करता है। पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा, बार बार पूछता है कि पापा कब आएंगे। ये ड्राइंग उसी ने बनाई है, अभी कुछ ही दिनों पहले बनाई थी। तुम्हारी पराग से बात हुई? नहीं, 2-3 बार फोन किया था, मगर सिर्फ रिंग ही जा रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा है।
फोन ही खराब हो गया होगा। बेटा मुझे लगता है तुम्हें मुंबई वापस जाना चाहिए। पराग को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। तू क्या करने आई है यहाँ पे? तेरा घर अब सूरत में चली जा। ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मैंने क्या किया? मेरे बेटे को खा गई कुलक्षणी और अब मेरे पोते को खाना चाहती है। मैं तेरा साया भी मेरे घर पे नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी वो मेरे भी तो पति थे। पति थे तब रिश्ता था, अब तेरा पति नहीं है ना तो कोई रिश्ता भी नहीं है। चल जा यहाँ से। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए। मैं पराग स्कूल से आएगा ना तो चली जाओ। पराग का नाम भी मत लेना, वो मेरे घर का चिराग है। माँ जी वो मेरा बेटा है। आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकते? तेरे पति के बिना जी रही है ना, मजे से खा रही है ना, पराग के बिना भी जी लेगी, समझी? माँ जी ऐसा मत कीजिए। माँ जी मत कीजिए ऐसा। माँ जी जा कहा ना। माँ जी ऐसा मत कीजिए। माँ जी मत दे दीजिए मुझे। माँ जी मर जाओगी। अंजलि बहन, पराग, माँ जी, माँ जी ऐसा मत कीजिए। कोई तो दरवाजा खोलो। मैं पराग के बिना नहीं जी पाऊंगी। माँ जी पराग। जयंती बेन ने पराग को इस तरह अपने वश में कर लिया था कि अब वो कभी सेजल का नाम तक नहीं लेता था। सेजल ने अभी अभी अपने पति को खोया था, अब उसे अपने बेटे से भी दूर किया जा रहा था। जयंती बेन किस लिए कर रही थी ये सब? सिर्फ लालच, प्रॉपर्टी का लालच, और उनके इस लालच ने एक मां को अपने बच्चे से दूर कर दिया था। पराग, अरे जल्दी पराग, सिक्योरिटी गेट बंद करो। पराग बेटा मामा आई है। पराग रुको। पीछे मत तक बेटा, चल चल। पराग रुको। बेटा मत कर सेजल। माँ मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी माँ? देख बेटा, सुन मेरी बात सुन। देख, मुझे लगता है कि तुम लोगों में कुछ गलतफहमियां हुई है और मैं खुद चलूंगी ना। मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। माँ जी नहीं मानेगी। माँ देख बातचीत करके सब कुछ ठीक होगा सेजल। बातचीत करके सब कुछ ठीक होगा। अगले हफ्ते पराग का जन्मदिन आ रहा है, हाँ? तो हम लोग चलेंगे। हाँ उस दिन चलेंगे। तो मुझे पराग चाहिए। कुछ भी करके मुझे पराग चाहिए। पराग माँ मुझे पराग। अरे ले जा जल्दी थी अंदर। घूस आ गई, पता नहीं भगवान तो गया, पर ये पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी मेरा। क्या है? बस 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 बस, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और अनजान लोगों को हमने आमंत्रण नहीं दिया था। हम अनजान नहीं है, हम आपके संबंधी है। कौन संबंधी? जिससे संबंध था ना वो इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग भी जाइए। शादी के बाद तो ससुराल ही बेटी का घर होता है ना। अब कहाँ जाएगी वो? आपका घर है ना सूरत में, वहाँ उसे क्या परेशानी है? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, ना ये यहाँ रहेगी ना ही इसे पराग मिलेगा। माँ जी एक बात। और आपकी बेटी आपको बोझ लग रही है ना तो उसे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। आप भी ये गलत कर रही है। मुझे मत सिखाइए मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। एक बार सिर्फ माँ जी मैं आपके पैर पड़ जाऊँ। बस हो गया। एक बार पराग को देख लेने दीजिए। जैन भाई की भाषा समझेंगे। जैन भाई, पराग बेटा पराग कहाँ? अरे समझ में नहीं आता। चलो जाइए यहाँ से। पराग बेटा मामा आई है। जयंती बेन द्वारा घर से निकाले जाने के बाद सेजल और मीरा बेन पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल पाई। ये एक सिविल केस है, इसमें पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती। सेजल को यह बात पता चली तो उसने सूरत पहुंचते ही तुरंत वकील से मिलने का फैसला किया। उस वकील ने उसे बताया कि वो अपना केस मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में ही दायर कर सकती है, और उसी वकील ने उसे स्मृति पटेल का नंबर दिया, जिन्होंने आगे चलकर इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब हम कानून का सहारा लेंगे तो इनका पूरा का पूरा हक भी लेंगे, और इनका बच्चा ही नहीं, इनकी पति के प्रॉपर्टी में से इनको हिस्सा भी मिलेगा। नहीं स्मृति जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा बेटा दिला दीजिए बस। देखो सेजल, मैं कल ही केस के पेपर्स तैयार करती हूँ और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम केस जरूर जीतेंगे। मुझे मेरा बेटा दिला दीजिए बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सेजल तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहती थी कि उसका इकलौता बच्चा पराग उसे फिर से मिल जाए। सच तो यह है कि ज्यादातर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं ही नहीं, और इस अज्ञानता का जो सिला उन्हें मिलता है वो उसे अपनी किस्मत मानकर जिंदगी भर के लिए दुखों से नाता जोड़ लेती हैं।
मनहूस कहेगी, निकल, मेरे बेटे को खा गई, अभी भी शांति नहीं दे रही। और क्यों उस मासूम को सूरत ले जाकर उसका भविष्य बर्बाद करना चाहती है? मेरी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। एक बात ध्यान से सुन ले, तू जिसके लिए मरी जा रही है ना, वो तो तुझे याद तक नहीं करता है। माँ जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरा बड़ा ये है क्या वकील साहब? आपकी बहू ने कोर्ट में केस फाइल किया है, उसका नोटिस है। अब ये कुलक्षणी हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाएगी? जब से आई है ना, एक दिन का चैन नहीं मिला है और अभी भी अपना रंग दिखा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस मनहूस का करूं क्या मैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा और प्रॉपर्टी में हिस्सा, दोनों चीजें उसके लिए सपना बन के रह जाएंगी। ऐसा हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा जयंती बहन, आप केस तो शुरू होने दीजिए। इस सेजल को बंबई और सूरत के बीच में इतने चक्कर कटवाऊंगा कि खुद ही केस वापस ले लेगी। सेजल ने आखिरकार कोर्ट का सहारा लिया। 19 फरवरी 1999 को यह केस सेशन कोर्ट में दाखिल हुआ। केस के लिए सेजल को अक्सर मुंबई आना जाना पड़ता था, लेकिन यह उसके लिए आसान नहीं था। उसकी लड़ाई सिर्फ न्यायालय में नहीं थी, उसे अपनी आर्थिक स्थिति से भी लड़ना था। हर आने वाला दिन सेजल को कमजोर करने की कोशिश करता, लेकिन वो डटी रही। अपने बेटे से जल्द मिलने का सपना आंखों में सजोए लड़ती रही। पेंडिंग केसेस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सेजल के केस की पहली तारीख 2 साल बाद आई। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिस सेजल शाह के साथ जो भी किए गए अन्याय हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट मैं कोर्ट को देना चाहूंगी। आपके मुख्य आरोप क्या है? पति की मौत के बाद घर से निकाला जाना और बच्चे को जबरन रख लेना। जज साहब, ये हो ही नहीं सकता। अपने छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर अपने पति की मौत से 1 साल पहले सेजल शाह अपने माँ बाप के पास सूरत चली गई थी, जिसकी वजह से चिराग शाह डिप्रेशन में चले गए और उसी डिप्रेशन में एक दिन ट्रेन के फुटरेस्ट से गिरकर उनकी डेथ हो गई। नहीं जज साहब, ये गलत है। जज साहब, सेजल शाह का शाह परिवार की प्रॉपर्टी और पराग के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इनके ऊपर तो चिराग शाह की डेथ का केस चलना चाहिए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू जज साहब। असलियत में जज साहब, शादी के कुछ समय बाद ही सेजल शाह बार बार अपने घर सूरत चली जाती थी। अब वो क्यों जाती थी, किससे मिलने जाती थी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर पराग के पैदा होने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। सच बात यह है जज साहब कि इन्हें अपने पति से, अपनी ससुराल वालों से, यहाँ तक कि अपने बच्चे से भी कोई लगाव नहीं था। ये गलत है जज साहब। ऑर्डर। चिराग शाह की डेथ के बाद इनके मन में लालच जाग गया। इनको लगा कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा। जिस बच्चे की इन्होंने आज तक कभी परवाह नहीं की, ये उसका नाम लेके मेरा बेटा मेरी प्रॉपर्टी करते हुए बंबई चली आई और यहाँ आकर केस फाइल कर दिया। जज साहब, बंबई में प्रॉपर्टी को किसी अच्छा नहीं लगता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे लगाए हुए ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, सफेद झूठ है। झूठ और सच का फैसला कोर्ट करेगी। दोनों वकीलों से गुजारिश है कि अगली सुनवाई तक अपने सबूत और गवाह पेश करें। जी जज साहब, मैं सबूत पेश करूंगा और ऐसे सबूत पेश करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। जयंती बेन के वकील ने सच को अपनी झूठी दलीलों से इस कदर उलझाया कि सेजल हैरान रह गई। उसे समझ में आ गया कि सच को सबूतों की दरकार होती है। सेजल और उसकी वकील स्मृति ने चश्मदीद गवाहों से अदालत में सच की गवाही देने के लिए कहा, लेकिन सभी पड़ोसी मुकर गए। जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो भी आगे आकर गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। सच को सबूतों का साथ नहीं मिल रहा था, परेशानी बढ़ रही थी। इसी बीच आशा की एक किरण उभरी। मिसेस शर्मा, आपका घर जयंती बहन के घर के ठीक सामने है। जी। तो फिर उनके घर में कोई भी ऊंची आवाज होती होगी तो आपके घर में साफ साफ पहुंचती होगी, है ना? हाँ। तो आप इस केस के सिलसिले में कोर्ट को कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। सेजल जब मायके से वापस लौटी थी तो उसे जयंती बेन ने धक्के मारकर निकाल दिया था, और दूसरी बार वो अपनी माँ के साथ आई थी, तब भी उस आदमी ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। जज साहब, मिसेस शर्मा की बातों से साफ साफ जाहिर है कि जयंती बहन का कहना सरासर गलत है कि सेजल चिराग की मौत से पहले सूरत में जाके रहने लगी। जज साहब, मैं मिसेस कामनी शर्मा से क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। मिसेस कामनी शर्मा, आपको
मटन बिरयानी और फिश फ्राई बहुत पसंद है। माय लॉर्ड, ये कैसा सवाल है? पेशेंस मैडम, पेशेंस। हाँ मैडम, आपने बताया नहीं। हाँ, अगर उनकी आवाज़ें आपके घर में भी आती हैं तो आपकी आवाज़ें, आपके खाने बनाने की खुशबू, बदबू उनके घर में भी जाती होगी। बिल्कुल। तो जब आप मछली फ्राई करती हैं तो इस बात को लेके कभी जयंती शाह ने आपको कुछ बोला? हाँ, 3-4 बार हमारे झगड़े भी हुए। अब मैंने सुना है कि आखिरी बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपकी बोलचाल भी बंद हो गई। पर उस झगड़े का और इस केस का क्या संबंध? संबंध है। आप जयंती शाह से बदला लेने के लिए सेजल शाह की मदद कर रही हैं। बोलिए हाँ। मिलोड, ये साफ साफ दो पड़ोसियों के झगड़े का केस है और मिसेस शर्मा अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं। इसलिए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि इनकी गवाही को भरोसे के लायक ना समझा जाए। अब आप जा सकते हैं। मिलोड, अब मैं कोर्ट के सामने एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहता हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मैं जयंती बहन के पोते पराग को पेश करना चाहूंगा। हेलो पराग बेटा, आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1B। तो बेटा तुम्हें स्कूल कौन तैयार करके भेजता है? दादी। दादी भेजती हैं? हाँ, अच्छा कब से भेजती हैं बेटा दादी? हमेशा से। हमेशा से? ना साहब गौर किया जाए, अपर केजी, लोअर केजी, फर्स्ट, पिछले 3 सालों से जयंती शाह तैयार करके स्कूल भेज रही हैं। उसको हर तरह से ध्यान रख रही हैं, एक माँ की तरह। जबकि सेजल शाह भी उस समय घर पे थी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? वाह। अरे बेटा वो तो दादी है। वो मेरी माँ और दादी भी है। मैं माँ हूँ जैसा, मैं माँ हूँ उसकी। फिर ये कौन है बेटा? वो पहले वो मेरी माँ थी, अब वो मुझे छोड़ के चली गई। वो मुझे डांटती थी और मारती थी। माय लॉर्ड, ये जो बोल रहा है ये इसके शब्द नहीं है और मैं ये बात साबित कर दूंगी कि पराग अपनी दादी की ज़बान बोल रहा है। जज साहब, मुझे उसके लिए कुछ गवाह और सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे कुछ दिनों की मोहलत मांगती हूँ। कोर्ट आपको 3 महीने की मोहलत देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। माँ देखो ना, मेरे पराग को छीन के ले जा रहे हैं। वो लोग सिर्फ मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। माँ स्मृति जी कुछ करिए ना, मुझे मेरा पराग दिला दीजिए। सेजल, हौसला रखो। नहीं, मुझे पराग चाहिए। थोड़ा धीरज रखो। देखो मुझे डर है कि हमारी जल्दबाजी से कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन कोई और रास्ता नहीं। कोर्ट का फैसला ही एकमात्र रास्ता है। जिस बेटे को पाने के लिए सेजल ये कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, उसे यूं अपने विरुद्ध जाता देख वो एकदम ठिठक गई। और वो जानती थी पराग के मुंह से निकले ये लफ्ज सिर्फ उस जहर का नतीजा है जो जयंती बेन सालों से उसके दिमाग में भरती आ रही थी। सेजल ने अपनी लड़ाई हर हाल में जारी रखी। उसके माता पिता और परिजनों ने तो उसका पूरी तरह से साथ दिया, लेकिन कानूनी पेचीदगियां उसका साथ नहीं दे रही थी। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट जयंती बहन को मलेरिया हुआ है। ये रही उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। जयंती बहन का वकील हर बार किसी न किसी बहाने से सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल देता। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट जयंती शाह की तबीयत अचानक खराब हो गई है। इतना वक्त बीत गया कि पिछले जज साहब रिटायर हो गए। अगले जज साहब की नियुक्ति में भी काफी वक्त लग गया, लेकिन सेजल अडिग रही। क्योंकि मैं इस केस में नया हूं, सारे गवाह एक बार फिर से पेश किए जाए। और इस तरह देखते देखते मां बेटे को बिछड़े और इस केस को दायर हुए तकरीबन 11 साल बीत गए। हाँ, अरे हो जाएगा, बिल्कुल। मैं बात करके एक बार बताती तुमको, ठीक है? ओके, बाय। अच्छा सुनो, मेरा एक पत्रकार दोस्त है, वो तुम्हारी कहानी अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहता है। मेरी कहानी में ऐसा क्या है जो वो अपने न्यूज़पेपर में छापेगा? तुम जो ये इतनी लंबी लड़ाई 12 साल से लड़ी हो, क्या ये कम है? मगर उससे क्या होगा? मुझे तो हर बार एक नई तारीख मिलती है, उसका क्या? देखो, हो सकता है कि इससे थोड़ा प्रेशर पड़े
और जो हम इतना लंबा केस लड़ रहे हैं, हो सकता है उसका फैसला कुछ जल्द से जल्द आ जाए। तारक बाबा, ये जो खबर अखबार में छपी है बिल्कुल सच है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी माँ को धक्के देके बाहर निकाला और वो जब भी तुमसे मिलने आती थी उसे मिलने नहीं दिया। बहुत अच्छी थी तुम्हारी माँ। सेजल जी, क्या लगता है आपको कब तक मिलेगा आपको न्याय? 12 साल से मैं अपने बेटे से दूर हूँ। 12 साल से मुझे हर बार एक नई तारीख मिल जाती है। बाबा, आप लोग ही बताइए, तुम्हारी मम्मी बहुत अगर अच्छी न्याय समय पर नहीं मिलता तो उस न्याय का क्या मतलब है? क्या हुआ? वो तुम्हारी दादी है ना? सेजल शाह पिछले 12 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, फिर भी अभी तक उन्हें उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही है। पराग बेटा, पढ़ो इसको। दादी माँ क्या है ये सब? शो लख्यू बेटा। दादी माँ, इसमें लिखा है कि जो मेरी माँ बोल रही है वो सब सच है। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरी दादी झूठ बोल रही है? थोड़ी धीरज रख, कोर्ट का फैसला आ जाने दे, अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे और तुझे पता चल जाएगा कि तेरी दादी जो कुछ भी कर रही है ना, तेरी भलाई के लिए कर रही थी। अब अंदर जा, मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है। अब इस केस में सबसे महत्वपूर्ण गवाही थी पराग की, लेकिन पराग अब भी तय नहीं कर पा रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। आखिरकार इस केस की आखिरी सुनवाई की तारीख भी आ ही गई। इस केस को अदालत में दाखिल हुए अब तक 12 साल हो चुके थे। ये सेजल की हिम्मत ही थी कि इतने लंबे अरसे तक वो जूझती रही, हारी नहीं, और उसके इसी हौसले की वजह से आज उसके कई पड़ोसी उसका साथ देने के लिए अदालत में मौजूद थे। जज साहब, मेरे पहले गवाह हैं श्याम भाई मेहता। श्याम भाई, आप कब से जयंती बहन के पड़ोस में दुकान चला रहे हैं? 25 सालों से। सेजल बहन मेरे सामने ही आई थी। और वो गई कब थी? जी, वो सूरत गई थी अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए, लेकिन जब वो वापस लौटी तो जयंती बहन ने उन्हें घर के अंदर घुसने से मना कर दिया। गौर कीजिए जज साहब, सेजल शाह अपनी मर्जी से उस घर से नहीं गई, उसको निकाला गया है और जयंती बहन ने घर से निकाला है। जज साहब, यहाँ पर जितने लोग भी बयान दे रहे हैं वो सब लोग मीडिया और अखबार की भाषा बोल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मीडिया ने इस केस को इस तरह उछाला है कि सेजल का झूठ भी लोगों को सच दिखाई दे रहा है और वो उसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं। जज साहब, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि इन गवाही को ठोस सबूत न माना जाए। जज साहब, अगर ऐसा ही होता तो जयंती बहन के परिवार के लोगों के अलावा इनके पास कोई एक न एक तो गवाह होता। अगर गवाहों की बात है तो पराग इस केस का एक मजबूत गवाह है और वो गवाही दे चुका है। जज साहब, पिछली बार जब पराग ने गवाही दी थी तो वो काफी छोटा था, अब वो 16 साल का हो चुका है। एंड आई एम श्योर कि उसके सोचने का नजरिया भी बदल चुका होगा। इसलिए मैं पराग को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पराग, काफी बड़े हो गए हो। अच्छा ये बताओ, बड़े होते वक्त दिमाग में कई सवाल आते हैं ना, तुम्हारे भी दिमाग में आते होंगे ना? अपनी माँ के बारे में कुछ सवाल आते हैं तुम्हारे दिमाग में? या फिर कभी अपनी दादी से पूछा हो कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है, कहाँ है? पूछा था मैंने, पर दादी तो हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती इसीलिए तुम्हें छोड़कर चली गई। और दादी सही तो कहती है, अगर ये मुझसे प्यार करती तो मुझे छोड़कर गई क्यों? तो फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी माँ के बारे में कोई ऐसी बात याद है जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? अच्छा, तो फिर ऐसी कोई चीज तो याद होगी, अच्छी याद है? नहीं, ऐसा कुछ खास याद नहीं है। चलो मैं याद दिलाती हूँ। ये ड्राइंग याद है? ये तुमने बनाई है ना? अच्छा, ये स्पेलिंग किसने कर रखी है? तुम्हारी दादी ने? नहीं, दादी पढ़ लिख नहीं सकती। लेकिन जज साहब, ये जरूरी तो नहीं है सजल ने किया हो, अब घर में बाकी लोग भी तो थे। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलो। ये ड्राइंग मैंने ही बनाई है और ये स्पेलिंग भी मेरी माँ ने ही करेक्ट किया। उस दिन मैं अपने पापा से बहुत नाराज था। वो बहुत दिनों से अपने ऑफिस से लौटे ही नहीं थे,
मैं भी बिना मतलब ही नाराज था उनसे, पर मुझे भी कहाँ पता था कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। थैंक यू पराग। जज साहब, सारे सबूत और सारे गवाह एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि सेजल शाह बिल्कुल निर्दोष है। वो सिर्फ विधवाओं पे हो रहे सामाजिक अत्याचार का शिकार है और मैं दरख्वास्त करूंगी कि सेजल शाह को विक्टिम मान के उनका बच्चा और उनके जायदाद में से उनका हिस्सा जल्द से जल्द दे दिया जाए। इस केस की पेचीदगी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट थोड़ा वक्त चाहती है। कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। सेजल बहन को न्याय दो, सेजल बहन को न्याय दो, सेजल बहन को न्याय दो, न्याय दो, सेजल बहन को। आपके इस केस का मकसद क्या है? हम सेजल बहन को जल्द ही न्याय देने की मांग कर रहे हैं। जो गलत है उसे बदल करेंगे। आखिर न्याय मिलने में इतनी देर क्यों है? जैसा कि आपने देखा, सेजल शाह को सपोर्ट करने के लिए आज औरतें सड़कों पर उतर आई हैं। अरे पराग बेटा, जो मैं तने भावता मालपुड़ा ने थेपला बनाव्या छे मस्त। ले खा। શું થયું બેટા? अरे बोल तो खरा। શું થયું? अरे आपने कुछ खोना बाकी खाना का है। आपने मेरी माँ से मुझे क्यों अलग किया? बेटा मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए। नहीं दादी, इसे आप भलाई कहती हैं? आप आज तक मुझे सिर्फ झूठा प्यार करती आई हैं। आपने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। बाहर जितने लोग हैं सब कह रहे हैं कि मेरी माँ सही है और आप गलत, और आप ये कह रही है कि आप खुद सही और मेरी माँ गलत। बेटा मैं तेरी दादी हूँ, मैं क्यों करूंगी? नहीं मानना चाहता मैं आपकी बात दादी। मेरी बात सुन बेटा, चिराग जाने के बाद तू भी तो मेरा मैं खुद सुनना नहीं चाहता दादी। ऐसे बेटा दादी बस, अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगी। वो मुझे झूठा प्यार नहीं करती। तो बच्चा था, तुझे क्या समझता था बेटा? मेरी विश्वास सब समझता है दादी। नहीं दादी नहीं। बेटा पराग, पराग मेरी बात सुन पराग। कोर्ट ने सारे गवाहों को सुना, सारे सबूतों की जांच पड़ताल की, और इससे यह साफ हुआ है कि जयंती बहन का जो कहना है कि सेजल शाह अपने घर और बेटे को छोड़कर अपने मैके चली गई थी, ये सच नहीं है। साथ ही ये कोर्ट पराग के बचपन की गवाही को अमान्य घोषित करती है, क्योंकि उस वक्त पराग की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। और अब बारी है फैसले की। यह कोर्ट हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत सेजल शाह को पराग का लीगल गार्डियन मानती है। और साथ ही ये कोर्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत भी सेजल शाह के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाती है। और सेजल शाह के स्वर्गवासी पति ने जो फ्लैट खरीदा है उसमें 1/3 हिस्से की हकदार सेजल शाह रहेगी। और शाह परिवार की जायदादों में जो भी हिस्सा सेजल शाह के स्वर्गवासी पति चिराग शाह का होता, उसमें भी आधा हिस्सा सेजल शाह को मिलेगा। और कोर्ट समाज से ये विनती करती है कि समाज विधवाओं के प्रति अपना रवैया बेहतर रखे। साथ ही जुडिशरी सिस्टम से ये अपील करती है कि इस तरह के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करें, ताकि हक ना मिलने की स्थिति में विधवाओं को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। सेजल शाह के केस के फैसले से एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया। इस फैसले ने विधवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया और हक न मिलने पर लड़कर अपना हक हासिल करने का रास्ता दिखाया। आपकी जानकारी के लिए हम एक बार फिर से दोहरा दें, हमारे संविधान में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए 3 खास कानून: हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2005। इन एक्ट्स के तहत महिलाएं अपने बच्चों की कस्टडी की मांग, जायदाद में हिस्सा और आर्थिक सहायता की मांग कर सकती हैं। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाइए, उसके लिए लड़िए, क्योंकि अपने हक के लिए ना लड़ना नाइंसाफी का साथ देना है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही सच्चे हीरो के सच्चे संघर्ष की कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान